आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्स। और उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी जानेंगे। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं एरेटोथिनीस को। ज्योग्राफी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफिन मीन्स टू डिस्क्राइब। डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी कैसे हुआ, तो एज ऑफ डिस्कवरी चल रही थी 1400 से 1880 से। तो उसमें एक्सप्लोरेशन हुआ, क्रिएशन ऑफ मैप्स हुआ। क्लासिक ज्योग्राफी किसे कहते हैं हम, 1800 से लेके 1950 एडी तक, जहाँ पे स्टडी हुई, क्लासिफिकेशन हुआ, अलग अलग तरीके फॉर्म्स बने, जैसे क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी, ये सब तब बना। और ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में हमें जानने को मिला। मॉडर्न एरा किसको कहेंगे, 1950 से लेकर टिल डेट तक जो चल रहा है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट चली, हमें ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मिला, जिसे हम जीआईएस बोलते हैं, जिसके थ्रू हम नेविगेशन करते हैं बेसिकली वो। तो सर एरिस्टोथेनिस जो थे, उन्होंने उनको फादर ऑफ ज्योग्राफी क्यों कहते हैं, उसके पीछे एक कारण है, एक स्टोरी है। उन्होंने इजिप्ट में दो जगह पोल गाड़े। एक जगह का नाम था सिनिस और एक जगह का नाम था अलेक्जेंड्रिया। इन दोनों के बीच में 800 किलोमीटर का डिफरेंस था, है ना। अब फिर उन्होंने वहां पे जाकर के ये नापा कि 12 नून को, यानी कि दोपहर में, जो सन है वो 0 डिग्री पे आ रहा है। और अलेक्जेंड्रिया पे 12 बजे कितने पे आ रहा है, 7.2 डिग्री पे आ रहा है अर्थ। ये देखो, पॉइंट ए जो है वो अलेक्जेंड्रिया है और एस जो है वो सिनिस है, साइनी है ना। यहाँ पे इन दोनों के बीच में 800 किलोमीटर का डिफरेंस है। 360 डिग्री की पूरी अर्थ है। तो कितना हो गया, 360 के अपॉन में 7.2 लगा तो हमने 50 डिग्री आया। यानी कि 50 अर्थ के कितने पार्ट हुए, 50 पार्ट हुए। ठीक है, 50 पार्ट अर्थ के हुए। और हमने एक पार्ट कितने किलोमीटर का लिया था, 800 किलोमीटर का लिया था। तो टोटल कितना हो जाएगा, 40,000 किलोमीटर। तो उन्होंने जो अर्थ का सरकमफेरेंस था वो उन्होंने बताया था 40,000 किलोमीटर। और जो करंट ज्योग्राफिकल जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो निकाला है वो 40,075 किलोमीटर है। मतलब सिर्फ 75 किलोमीटर पीछे थे वो। यानी कि उन्होंने एग्जैक्ट सरकमफेरेंस उस टाइम पे निकाल दिया था। ये बिफोर क्राइस्ट के पहले की बात है, इसीलिए हम उनको, उन्होंने 300 बीसी में निकाल दिया था ये चीज। इसीलिए हम उनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स एवरीथिंग है। जो टाइम भी इंक्लूड करती है, खुद को, टाइम को खुद को यूनिवर्स इंक्लूड करता है ना। स्मॉलेस्ट एटम से लेकर लार्जेस्ट गैलेक्सी तक सब यूनिवर्स का पार्ट है। इसे लाइट ईयर में मेजर करते हैं। हम अब आगे पढ़ेंगे कि लाइट ईयर क्या होता है, क्या नहीं होता है। हम इसके बारे में जानेंगे। अब डिफरेंट स्टडीज ऑफ यूनिवर्स। अच्छा, यूनिवर्स की अलग अलग टाइप की स्टडीज होती है, उन्हें क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी हम किसे कहते हैं, यूनिवर्स की स्टडी करने में ओरिजिन कैसे हुआ है और फ्यूचर क्या है, उसे कॉस्मोलॉजी कहेंगे। एस्ट्रोनॉमी किसको कहेंगे, स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सी की स्टडी करने को हम एस्ट्रोनॉमी कहेंगे, है ना। फिर एस्ट्रोफिजिक्स किसे कहेंगे, कि फिजिक्स और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पे, फिजिकल और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्या क्या है, जैसे मून के अंदर क्या है, क्या नहीं है, अर्थ के अंदर कौन कौन से मेटल है, इसे एरिस्टोफिजिक्स कहेंगे। ठीक है। एरिस्टोबायोलॉजी कैसे रहेंगे, कि वहाँ की लाइफ साइकिल क्या है, वहाँ पे लाइफ है कि नहीं। बेसिकली लाइफ तो अर्थ पे, इसके अलावा और कहीं है नहीं। तो एरिस्टोबायोलॉजी उसको कहेंगे। फिर प्लेनेटरी साइंस, प्लेनेट के बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसे हम प्लेनेटरी साइंस कहते हैं। फिर एक्सोप्लैनेटोलॉजी जो है उसे वर्ल्ड बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम जो है हमारा, उसके अलावा भी कितनी गैलेक्सीज हैं उसके बारे में जो जो स्टडीज होती है, इसे एक्सोप्लैनेटोलॉजी कहते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ यूनिवर्स, मेजरमेंट ऑफ यूनिवर्स बेसिकली एक लाइट ईयर जो होता है उसमें करते हैं। ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम लाइट ट्रेवल, द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, है ना, उसे कहते हैं एक लाइट ईयर। एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करती है उसे कहते हैं 1 लाइट ईयर, जो कितनी होती है, 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है हमारी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड लिखा है। ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। एक पैरेस क्या होता है, एक पारसेक क्या होता है,
अब अगले पार्सेक क्या हो गया, तो जो 3.26 लाइट ईयर्स मतलब unit of distance used in astronomy equal to about 3.26 light years or 3.09 into 10 to the power 13 किलोमीटर, मतलब 3.26 लाइट ईयर्स को हम क्या बोलेंगे, एक बरस, ये 1 पीसी जिसे कहते हैं। फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर जो है, एक अर्थ से लेके सन तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो है 150 मिलियन किलोमीटर, है ना। तो ये क्या यूज होती है, इट्स यूजफुल फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस विद इन आवर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बीच की डिस्टेंस मेजर करने के एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अब बनी कैसे। अब दो तरीके के फेज होते हैं अर्थ के, एक क्या होता है पेरिहिलियन और दूसरा होता है एपहिलियन। पेरिहिलियन क्या होता है, जब अर्थ सन के क्लोज होती है उसे कहते हैं हम पेरिहिलियन, और अर्थ जब सन के से दूर होती है उसे कहते हैं हम एपहिलियन। ठीक है, तो इन दोनों का जो एवरेज निकलता है, जैसे नियर, सबसे नियर कितनी दूर है, वो 147 मिलियन किलोमीटर दूर जब सबसे पेरिहिलियन कंडीशन में होती है। एपहिलियन कंडीशन में 152 मिलियन किलोमीटर दूर होती है। तो इनका जो एवरेज निकलता है वो 150 अप्रोक्स 150 मिलियन किलोमीटर निकलता है। तो 150 मिलियन किलोमीटर इज इक्वल टू 1 एयू। एयू क्या है, एयू शॉर्ट फॉर्म है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। ऐसे करके हम अ, पता लगाते हैं है कि 1 एयू की जो मेजरमेंट है वो कैसे होती है। ठीक है, अब यूनिवर्स कैसे बना उसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज है। जैसे पहले गैसियस थ्योरी है, हाइपोथेसिस और थ्योरी में अंतर क्या क्या होता है। हाइपोथेसिस वो होती है जो प्रूफ नहीं होती, थ्योरी वो होती है जो प्रूफ हो चुकी है। तो थ्योरी सिर्फ एक ही है, बिग बैंग थ्योरी, बाकी जितनी भी है वो हाइपोथेसिस है, क्योंकि वो प्रूफ नहीं कर पाए, वो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो प्रूफ नहीं कर पाए उस बारे में। ठीक है, तो पहले आती है गॉस थ्योरी, किसने लिखी, इमैनुअल कैंट ने दी थी गॉस थ्योरी, है ना। फिर उनके बाद उसी थ्योरी को आगे इवॉल्व किया नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी जो थी, हाइपोथेसिस उसे बाय लाप्ला ने दी थी। ठीक है, फिर प्लेनेटिज्म हाइपोथेसिस इन दो लोगों ने दी थी, मॉल्टन ने दी थी 1905 में। फिर आई इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, ओटो ने दी थी। ठीक है, इसमें इन्होंने एक चीज समझाई थी, इन्होंने एक गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन को यूज किया था। एक गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन क्या होता है, सन गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसे एक गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन कहते हैं, और वो कितना होता है 225 मिलियन ईयर्स, मतलब बहुत बहुत लंबा टाइम। ये समझ, बिग बैंग थ्योरी हमारी मेन है। ठीक है, जॉर्जिया लिमिट ने दी थी 1931 में। इसने इसमें समझाया उन्होंने कि द यूनिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन दैट ऑकर्स अबाउट 13.7 मिलियन ईयर्स अगो। एक बहुत ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन हुआ था एक टाइनी बॉल से, ये देखो मैंने बना रखी है, ये एक टाइनी बॉल है ना। ये टाइनी बॉल जिसका इनफाइनाइट टेम्परेचर है, इनफाइनाइट डेंसिटी है, इस टाइनी बॉल का ब्लास्ट हुआ तो इसमें से निकली डस्ट पार्टिकल्स, इसमें से निकली कंडेंसेशंस, है ना, डस्ट पार्टिकल निकली, है ना, बहुत सारे अलग अलग डस्ट पार्टिकल्स निकले। फिर उससे वो कंडेंसेट हुए, फिर उससे बने स्टार, प्लैनेट, एटम्स, ये सब, कॉमेट, ये सब बने उससे। ठीक है, और यूनिवर्स की जो एज है वो क्या है 13.7 मिलियन ईयर्स, जो यूनिवर्स की एज है। ठीक है, at the beginning all matters and energies were contracted at the single tiny point, ये single tiny point था। फिर हेबिलस एविडेंस भी मिला है हमको 1927 में, हेबिलस ने भी इसको कंफर्म करा है। ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इन स्टार्टिंग रेट ऑफ एक्सपेंशन इज हायर एंड इन प्रेजेंट डे इट इज लो ड्यू टू टेम्परेचर, क्योंकि अब वो टेम्परेचर कम होते जा रहा है तो वहाँ पे रेट ऑफ एक्सपेंशन कम होते जा रहा है। ठीक है, फिर रेड शिफ्ट जो इन्होंने एक्सप्लेन करी थी हेबिलस ने, क्या है द मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑफ एन इमिटिंग स्टार एंड अदर पार्टिकल्स।
मतलब एक थ्योरी है उनकी कि अब एक ऑब्जेक्ट का इस जगह से एक जगह से दूसरी जगह तक जाने, तो वो एक लाइट इमिट करते हैं, उसे कहते हैं रेडशिफ्ट। ठीक है, इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। ये जो लाइट इमिट करते हैं इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट एटम वाज फाउंड विद इन 3 मिनट, 3 मिनट के अंदर अंदर पहला एटम बन गया था। विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम बिग बैंग, टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय 4500 केल्विन्स, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था एंड गेव राइज टू द एटॉमिक मैटर। उन्होंने एटॉमिक मैटर को जन्म देना शुरू कर दिया था। ठीक है, कंडेंसेशन टू प्लेस, स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर फॉर्म। ये स्टार्स एंड प्लैनेट्स फॉर्म हुए, ये अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली बता रहे हैं कि कैसे कैसे फॉर्म हुआ। अच्छा, स्टडी ऑफ कॉस्मोलॉजी क्या बताती है कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स में 68.3% जो है डार्क एनर्जी है। ठीक है, जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन करती रहती है कंटिन्यूसली। फिर डार्क मैटर है 26.8%, जो नीदर लाइट भी इमिट नहीं करते और रिफ्लेक्ट भी नहीं करते लाइट को। और 4.9% ही एटम्स हैं, जैसे स्टार्स, गैलेक्सी और प्लैनेट। सिर्फ ये 4.9% ही है यूनिवर्स में, बाकी सब ब्लैक है। अब स्टार का बर्थ कैसे होता है? स्टार्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ गैलेक्सी। गैलेक्सी के बिल्डिंग ब्लॉक है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कैसे बनते हैं? रॉ मटेरियल क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस थोड़ी सी हीलियम होती है उसके अंदर। ठीक है, बाय ग्रेविटेशनल कोलैप्स से बनते हैं। द बिगेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज, द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज सीरियस ए, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं, सन के बाद में। सन इज द मेन स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार क्या होती है? डस्ट, सबसे पहले गैस क्लाउड होता है नेबुला, डस्ट प्लस गैस से बनता है। फिर वो बनता है प्रोटोस्टार। ठीक है, फिर वो आता है मीडियम सीक्वेंस स्टार में आता है, जो सन भी आज की डेट में यही है। और ये डॉग स्टार जो है सीरियस ए, ये भी अभी मेन सीक्वेंस स्टार में है। फिर अगर वो 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन से बड़ा छोटा निकले, तो वो बनता है रेड जाइंट, फिर बनता है व्हाइट ड्वार्फ, फिर बनता है ब्लैक ड्वार्फ, और फिर वो खत्म हो जाता है। ब्लैक ड्वार्फ बन के वो खत्म हो जाता है। अच्छा, ये 1.44 टाइम्स क्या है? 1.44 टाइम्स एस चंद्रशेखर लिमिट है, जो कि डिराइव्ड एक लिमिट है। ठीक है, फिर अगर इस कोलैप्स के बाद वो 1.44 टाइम सन के मास से बड़ा निकलता है, तो वो बनता है सुपर रेड जाइंट। फिर उसके बाद बनता है सुपरनोवा। फिर वो बनता है, या तो वो बन जाएगा न्यूट्रो स्टार, या वो बन जाएगा ब्लैक होल। न्यूट्रो स्टार बनने के बाद वो खत्म हो जाता है। ब्लैक होल क्या होता है? मैसिव ऐश ऑफ स्टार। जब स्टार मर जाता है तो उसकी जो रिमेनिंग ऐश होती है वही होती है ब्लैक होल। अब इसमें क्या होता है? इसमें ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि ये एक लाइट को भी एस्केप नहीं करने देता है। स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है इसके अंदर, है ना। द रिमेनिंग ऑफ मैसिव स्टार है ये। फिर कोलैप्स अंडर देयर ओन ग्रेविटी, खुद की ग्रेविटी से ही कोलैप्स होता है। और इसकी बाउंड्री को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन, इवेंट हॉरिजॉन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब गैलेक्सी, गैलेक्सी इज मेड अप ऑफ बिलियंस स्टार्स एंड प्लैनेट्स बाय ग्रेविटी। ठीक है, आर गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, यहाँ पे लॉट्स ऑफ गैलेक्सी हैं, जिसके अंदर अर्थ है। ठीक है, इससे नियरेस्ट गैलेक्सी, क्लोजेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोम एंड्रोमीडिया है, जो स्फेरिकल शेप में है ना। हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे शेप की है, जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी भी बोलते हैं, क्योंकि वो रिवर ऑफ मिल्की लाइट्स फ्लोइंग फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द स्काई टू अनदर। मतलब गोल गोल शेप में घूमती रहती है, इसलिए हम आकाश गंगा जिसे कहते हैं मेनली। तो वो मिल्की वे गैलेक्सी इसका हम इसलिए कहते हैं, इसका नाम भी हमने मिल्की वे गैलेक्सी दिया है। फिर कॉन्स्टिलेशन, पर्टिकुलर मतलब स्टार के अलग अलग, जैसे सप्तऋषि, जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं, वो भी कॉन्स्टिलेशन हुआ। उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, ओराइन मेजर, मतलब कलेक्शन ऑफ स्टार बेसिकली। किसी एक पैटर्न में स्टार का कलेक्शन होना, उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। अब बात आई सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? इसका डायमीटर क्या है? 100 AU। एयू मैंने बताया था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एज क्या है? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो उसकी एज है।
यहाँ पे 9 नोन प्लेनेट है और उनके मून्स हैं, ठीक है। कॉमेट, एस्ट्रॉइड, मीटियोरॉइड, ड्राफ्ट प्लेनेट और ये सब है। मेक लार्ज एंड इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, इसकी बाउंड्री को क्या कहते हैं? क्यूपेरल बेल्ट बोलते हैं इसकी बाउंड्री को। अब देखो, ये सन है, इसके बाद है मार्स, वीनस, अर्थ, सॉरी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये 4 प्लेनेट हो गए। फिर आ गए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, ये बचे कुछ 5 प्लेनेट। इसके बीच में होता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो इसके जो इस तरफ के प्लेनेट हैं ये सारे हैं इनर प्लेनेट, और इसके जो इस तरफ के प्लेनेट हैं वो सारे हैं आउटर प्लेनेट या फिर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट हम इनर प्लेनेट को बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्यों बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट? क्योंकि मेटल है, रॉक और इन सब से बने होते हैं। ये जोवियन प्लेनेट होते हैं, ये सब गैस से बने होते हैं, गैस जाइंट भी बोलते हैं इनको। ये हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम से बनते हैं। अब सन लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम का, है ना। 99% ऑफ मास ऑफ सोलर सिस्टम है ये, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस हीलियम से बना, जिसे मैंने बताया कि स्टार्स हमेशा हाइड्रोजन प्लस हीलियम से बनते हैं, है ना। रोटेट अराउंड द गैलेक्सी, है ना। एक गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन क्या होता है मैंने बताया था, 225 मिलियन ईयर्स अगो होता है। एक गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन होने में 225 मिलियन ईयर लगते हैं। अर्थ विदाउट सन कैसे हो जाएगा? डेड स्फीयर ऑफ रॉक बन जाएगा, रॉक एंड आइस। मतलब यहाँ पे पूरी तरफ आइस ही आइस हो जाएगी। सन के बिना अर्थ पे कोई लाइफ हो ही नहीं सकती। सन एनर्जी रीचेस द अर्थ एंड अदर प्लैनेट, ठीक है। अब अर्थ, सन बनता कैसे है? तो सेंटर ऑफ द सन, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस है इसमें, है ना। 5 एज है 5 मिलियन ईयर्स, और 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है, और 15 मिलियन केल्विन, 15 मिलियन सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। अब ये बना कैसे? स्ट्रक्चर ऑफ सन के साथ क्या है? तो ये है इनर कोर। इसके अंदर सबसे पहले इनर कोर होता है, फिर उसके बाद आती है रेडियो एक्टिव जोन जो हाइड्रोजन प्लस हीलियम से मिलकर बनती है। फिर आता है कन्वेक्शन जोन जो एनर्जी इमिट करता है। फिर उसके बाद आता है सब सरफेस फ्लोर। फिर आता है फोटोस्फीयर। फिर आता है जो उसकी सरफेस होती है, मेन जो सरफेस होती है सन की, वो होती है फोटोस्फीयर। और एनर्जी इमिट कौन सी सरफेस करती है? वो है कन्वेक्शन जोन करती है। फिर आती है क्रोमोस्फीयर, जो एटमॉस्फेयर होता है, इनर एटमॉस्फेयर होता है सन का, और आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर कौन सा होता है? कोरोना होता है सन का। अब आते हैं हमारे प्लैनेट्स पे। तो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन है सन का? वो है मर्क्यूरी, स्मॉलेस्ट है। फिर स्लाइटली अर्थ से बड़ा है थोड़ा सा, पर हाँ स्मॉलेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम है, स्लाइटली जरा सा। फिर क्लोजेस्ट टू सन है, ठीक है। थिन एटमॉस्फेयर है, जिसे एक्सोस्फीयर भी कहेंगे, ठीक है। क्या काय काय से बनता है? O2 से बनता है, सोडियम से बनता है। रोटेशन क्या है इसका? 88 डे का रोटेशन है, और रिवॉल्यूशन है 59 डेज का। नेक्स्ट आता है हमारा वीनस। वीनस क्या है? लिटिल स्मॉलर देन अर्थ, अर्थ से जरा सा छोटा है। सेकंड क्लोजेस्ट टू द सन, सन से जरा सा दूर है, सेकंड क्लोजेस्ट है। फिर एटमॉस्फेयर क्या है इसका? येलोइश एटमॉस्फेयर है। क्यों? क्योंकि वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों होता है? अब इसका रीजन हम जान लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। CO2 जो होता है वो शॉर्ट वेव को बाहर रेडिएट नहीं करता, शॉर्ट वेव को परमिट नहीं करता निकलने के लिए, और लॉन्ग वेव को अलाउ कर देता है, ठीक है। जैसे सन से लॉन्ग वेव्स आई अंदर आती गई, ये सारी लॉन्ग वेव्स आई अंदर। ये CO2 का एटमॉस्फेयर है पूरा, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो CO2 का एटमॉस्फेयर है वीनस का। अंदर आई, ये यहाँ पे वीनस पे टकराई, वीनस की सरफेस से, फिर बाहर निकलने की कोशिश करी। फिर जब ये बाहर निकलने की कोशिश करी तो ये बन गई हमारी शॉर्ट वेव्स। ये सारी जो है हमारी शॉर्ट वेव्स बन के निकलती है, तो ये वापस से स्ट्राइक डाउन हो जाती है, क्योंकि CO2 जो है वो शॉर्ट वेव को परमिट नहीं करता है बाहर निकलने के लिए, पर लॉन्ग वेव को परमिट कर देता है। अगर ये स्ट्राइक करके वापस से लॉन्ग वेव ही बनती तो ये परमिट हो जाती है और बाहर एस्केप आउट हो जाती। इसके कारण क्या होता है? वहां हीट अप हो जाती है, तो इसीलिए वो हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम भी कहलाता है। ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार है ये, ठीक है। ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, और ब्राइटेस्ट
स्टार कौन सा है हमारा? ब्राइटेस्ट और क्लोजेस्ट स्टार हमारा कौन सा है? सीरियस ए हमारा जो डॉग स्टार है वो हमारा क्लोजेस्ट स्टार है, ठीक है, और ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। फिर ईस्ट टू वेस्ट इसका रोटेशन होता है, 1 डे लॉन्गर देन अर्थ, अर्थ से 1 दिन ज्यादा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक भी मून नहीं पाया जाता है। फिर ठीक है, अब आती है हमारी अर्थ। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट जिसपे लाइफ है। थर्ड प्लेनेट है सन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसको 1 AU कहते हैं हम, ठीक है। ऑब्लेट शेप है इसका, मतलब गोल शेप नहीं है इसका, थोड़ा सा बल्जी शेप है इसका, ठीक है। 78% यहाँ पे NO2 N2 है, 21% ऑक्सीजन है, 1% अदर गैस है। इसका जो डायमीटर है, इक्वेटर पे इसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा है, 12,756 किलोमीटर है, और पोल पे थोड़ा सा कम है इसका डायमीटर, जो कि है 12,713 किलोमीटर। इसके पास एक ही मून है जिसे हम कहते हैं चंदा मामा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। अब कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन पहले किसने, थॉमस थॉमस प्लेटोमी ने क्या कहा था कि वो गैलेक्टिक सेंटर है, जियोसेंट्रिक है, यानी कि अर्थ सेंटर है, अर्थ सेंटर है और बाकी सब प्लेनेट उसके आसपास घूमते हैं, पर नहीं, हम हैं हीलोसेंट्रिक, सन सेंटर है और बाकी सारे प्लेनेट सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। और ये किसने दिया था? निकोलस कोपरनिकस ने कहा था 1543 में। अब मून कैसे बना, ठीक है, हमारे अर्थ का जो मून है वो कैसे बना? तो एक बड़ा सा थीलिया नाम का मीटरॉइड आया, अर्थ पे टकराया, अर्थ पे टकराने की वजह से बहुत सारी एशेस आसपास निकली, ठीक है। तो वो सारी एशेस एक पार्ट बनी जो कि बना मून। और अब बचा कुछ हिस्सा जो ये जहां से शायद, जहां पे वो टकराया, जहां पे थीलिया टकराया था, इस जगह पे ये बन गया पैसिफिक ओशन। इसलिए पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट ओशन है हमारे अर्थ पे, ठीक है। जो हिस्सा अर्थ से बचा कुचा मैटर निकला था, अब वो तो वहां तो गड्ढा हो गया था, तो गड्ढे में जो पानी भराया फिर ओशन बना, उसे पैसिफिक ओशन हम नाम दिया, ठीक है। अब सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, अगर सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो उसे हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं, सूर्य ग्रहण। लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण जिसे हम कहेंगे। सन और अर्थ, मून के बीच में अर्थ आ जाए तो हम उसे लूनर एक्लिप्स कहते हैं। अब मून, मून के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे रेड मून और ब्लड मून कब होता है? लूनर एक्लिप्स के टाइम पे होता है। जो रेड लाइट, अब आप सबको पता है सन में अलग अलग तरीके के रेज ऑफ लाइट होती है, जिसे हम इंद्रधनुष भी बनता है हमारा, तो उसी में से अर्थ के बीच में आने से, अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से ना सारी लाइट तो अर्थ के अंदर हो जाती है, पर जो रेड कलर की जो लाइट होती है वो इमिट आउट होकर के और मून पे चली जाती है। ये मून के आसपास सिर्फ रेड कलर की लाइट पहुंचती है, इसलिए मून जो है वो रेड कलर का हमको दिखने लगता है। इसलिए हम उसको ब्लड मून भी कहते हैं और रेड मून भी कहते हैं, ठीक है। अब ब्लू मून, ब्लू मून क्या हो गया? ब्लू मून बेसिकली इट इज नॉट ब्लू कलर, नहीं होता वो 2.5 साल में एक बार आता है कैलेंडर में। वो उसमें दो फुल मून डे आते हैं हमारे, ठीक है। दो फुल मून डे आने की वजह से जो दूसरा फुल मून डे होता है उसको हम ब्लू मून कहते थे। हार्वेस्ट मून हमारा ऑटम मून, जिसे हम शरद पूर्णिमा जिस दिन हम मनाते हैं, जो मोस्ट शाइनिएस्ट मून जिसे कहते हैं, जिस दिन हम सब मून सबसे ज्यादा शाइन करता है उस दिन, उसे हम हार्वेस्ट मून कहते हैं। अब आते हैं मार्स, फोर्थ प्लेनेट, सन से फोर्थ प्लेनेट है। इसके दो मून है, एक तो फोबस और एक डीमोस, ठीक है। इसमें माउंट ओलंपियस, माउंट ओलंपस जो है हाईएस्ट पीक है सोलर सिस्टम की, वो कहाँ पर है? मार्स पर है, माउंट ओलंपस, ठीक है। नासा, इस यहाँ पे नासा का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, एक इसरो का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसरो के प्रोजेक्ट का नाम क्या है? मार्स ऑर्बिटल मिशन, मंगलयान। अब आ जाते हैं हम जुपिटर। जुपिटर क्या है? फिफ्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन है, लार्जेस्ट प्लेनेट है। इसका एक डे जो होता है वो 10 घंटे का होता है, ठीक है। इस यहाँ पे 80 to 95 मून्स है, ठीक है। जहाँ पे यूरोपा,
गैनेमाइड एंड कैलिस्टोन, ये 3 जो मून है ये गैलियन सैटेलाइट्स कहते हैं क्योंकि गैलीलियो गैली ने ढूंढी थी। और ये जो गैनेमाइड है ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम की। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है अमंग द प्लैनेट्स। सारे प्लैनेट्स के आसपास में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, वो हमारे जुपिटर की है। ठीक है, 11 ईयर्स एंड 11 मंथ लगते हैं इसको, ऑलमोस्ट 12 साल लगते हैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। अब आते हैं सैटर्न। सैटर्न जो है सिक्स्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन है, 146 मून्स हैं इसके। इसमें मोस्ट स्पेक्टिकुलर रिंग्स है, सबसे ज्यादा दिखने वाली जो रिंग्स हैं वो सैटर्न में है। ठीक है, क्योंकि वो आइस और डस्ट से मिलके बनी है। टाइटन इसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट है। फिर आते हैं यूरेनस। यूरेनस जो है आइस जाइंट है, ब्लूइश ग्रीन कलर का है ये, कोल्डेस्ट प्लेनेट है। अच्छा, सबसे दूर नहीं है पर फिर भी कोल्डेस्ट प्लेनेट है ये। यूरेनस सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, रोटेट्स साइडवाइज, एक्सिस इज टिल्टेड। इसकी एक्सिस जो है वो टिल्ट हो चुकी थी 98 डिग्रीज पे। इसकी एक्सिस पहले, सब सारे प्लैनेट्स की एक्सिस ऐसे होती है, इसकी एक्सिस ऐसे है, मतलब ये सीधी लाइन नहीं बनी। सारे प्लैनेट्स की जो एक्सिस है ऐसे सीधी एक्सिस है, और इसी की एक्सिस बस ऐसी टेढ़ी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है नेपच्यून। नेपच्यून क्या है? नेपच्यून जो है वो आउटर मोस्ट प्लेनेट है, ब्लूइश कलर का है। क्यों? मीथेन वहां पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। 14 मून है, और ये भी एक आइस जाइंट है। ठीक है, फिर एक्सोप्लैनेट्स क्या होता है? एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं? बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो रफ प्लैनेट्स जिसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई स्टार्स वगैरह, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 5600 प्लैनेट्स हमें यहाँ पे मिले हैं। बिलियंस में से हमको सिर्फ 5600 प्लैनेट्स ही मिले हैं। और ये इनका ऐसा होता है कि अगर आपने ढूंढ लिया तो आपका नाम रख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ढूंढे तो मेरे नाम पे इस प्लेनेट का नाम रख दिया जाएगा। एक्सो प्लैनेट्स वो होते हैं। ठीक है, अब आ गए हमारे एस्ट्रॉइड्स। यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम के जितने प्लैनेट्स है ना वो सब खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे आते हैं हमारे एस्ट्रॉइड्स के बारे में। एस्ट्रॉइड्स क्या क्या होते हैं? तो माइनर प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेटॉइड्स होते हैं, इनर सोलर सिस्टम के अंदर ही होते हैं। वो एस्ट्रॉइड बेल्ट बताया था मैंने इस टाइप का कुछ, जिसके यहाँ पे मार्स आता है और यहाँ पे जुपिटर आता है, और इन दोनों को डिवाइड करता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर मैंने बता दिया एस्ट्रॉइड बेल्ट जिसे कहते हैं। सॉलिड रॉक्स एंड इरेगुलर बॉडीज होती है, ये सारे सॉलिड रॉक्स और इरेगुलर बॉडीज होती है। ठीक है, अदर सेलेस्टियल बॉडीज क्या 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 होती है? मीटेरोइड। मीटेरोइड क्या होते हैं? डस्ट जाइंट टू द स्मॉलेस्ट टू स्मॉल एस्टेरॉइड। ठीक है, डस्ट जाइंट होते हैं ये भी बड़े से। enters in अर्थ एटमॉस्फेयर दे आर कॉल्ड मीटियोर और शूटिंग स्टार। अगर जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं ना, इन्हें मीटियोर कहते हैं। हम कहते हैं ना आज तो मीटियोर शावर होगा, तो मीटियोर शावर ये मीटियोराइट्स का ही होता है। ठीक है, व्हेन अ मीटियोराइट हिट द अर्थ इट इज कॉल्ड मीटियोराइट। ये हो गया, मीटियोराइट अगर अर्थ को हिट करता है तो इसे मीटियोराइट कहते हैं। फिर आ गए कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? ये कॉस्मिक स्नोबॉल्स होते हैं जो फ्रोजन गैस से बनते हैं, डस्ट रॉक्स, और दे ऑर्बिट इनकी जो ऑर्बिट होती है अर्थ की, सन की जो ऑर्बिट होती है उसी पे रहते हैं। एक स्मॉल टाउन जितने बड़े होते हैं।